आज की कहानी है दोस्तों हिस्सा। सोमवार का दिन था और सुबह के 10 बज रहे थे। लेकिन आज दोनों भाई दिनेश और नवीन छुट्टी पर थे। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को चाय पकड़ाने आई नवीन की पत्नी हीना उनकी बातें सुनकर रसोई में अपनी जेठानी नेहा के पास गई और उससे बोली, अरे सुना आपने भाभी, आज सुरेखा रानी आ रही हैं। दोनों भाइयों ने इसलिए अपने अपने काम से छुट्टी ले रखी है। उसकी बात सुनकर नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और फिर से बोली, अभी पिछले महीने ही तो आई थी, अब क्या लेने आ रही हैं? राम ही जाने, मैंने तो भैया से इनसे कहते सुना कि सुरेखा आ रही हैं तो घर पर ही रहना, कोई ज़रूरी काम है। उसे हीना ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ऐसा क्या काम आन पड़ा जो इतनी जल्दी दोबारा आ रही हैं? ससुराल भेज दिया, लेकिन फिर वे चैन नहीं है। अब उसकी आवा भगत और करो। नेहा ने कहा तो हीना भी बोली, और क्या काम होगा भाभी, बाबूजी की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा चाहिए होगा, इसीलिए आ रही होंगी। पिछली बार तो इतने लोगों के सामने बोल नहीं पाई होंगी। आखिर बाबूजी उस समय खत्म हो चुके थे और रिश्तेदार सब यहीं थे। लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेंगी जरूर, इसलिए आ रही हैं। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायती कर ही रही थी कि माँ रसोई में आ गई, जिन्हें देखकर दोनों चुप हो गईं। कुछ चाहिए था माँ जी? नेहा ने पूछा। हाँ, मुझे पानी की बोतल दे दो, अंदर जग में पानी खत्म हो गया है। माँ ने पानी की बोतल ली और अपने कमरे में चली गई। माँ को जाते ही दोनों फिर से शुरू हो गई। क्या लगता है भाभी, माँ जी को इन सब बारीकी में पता होगा कि सुरेखा क्यों आ रही है? अरे होगा क्यों नहीं, सब पता होगा। आखिर बेटी है उनकी, अपने खून को भी अच्छे से नहीं पहचानती होंगी क्या? देख लो, चोरी छिपे अपनी बातें सुन रही थी। पानी तो सिर्फ एक बहाना था। दोनों देवरानी जेठानी की पंचायती जारी थी कि इतने में नेहा के बेटे रमन ने आकर बताया कि सुरेखा बुआ आई हैं। लो आ गई, तैयार हो जाओ अब सेवाचारी के लिए। नेहा ने कहा, हाँ, अब इन फकीरों की भी सेवा करनी पड़ेगी, आखिर रिश्तेदार में ननद जो ठहरी। एक तो सेवा भी करो, ऊपर से इन्हें हिस्सा भी चाहिए। हीना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बहू का स्वागत भी बड़े शानदार ढंग से किया गया था। घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। जब दोनों भाइयों की शादी हुई और घर में भाभियाँ आईं, उस समय सुरेखा पढ़ ही रही थी। उस समय वो ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। लेकिन तभी एक दिन राम स्वरूप जी को लकवा मार गया और वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए। इस कारण से घर की पूरी बागडोर भाई भाभीयों के हाथ में आ गई। माँ काफ़ी दुखी हो चुकी थी और बाबूजी का पूरा ध्यान वो ही रखती थी, इसलिए वो भी इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ बोल सके। उसके बाद तो भाभी भाइयों ने सुरेखा की पढ़ाई भी रुकवा दी। सुरेखा की हालत नौकरों से भी बदतर हो चुकी थी। घर के खर्च बढ़ गए। यह कहकर घर में काम करने वालों को, नौकरों को भी हटा दिया। सारे काम की जिम्मेदारी सुरेखा पर डाल दी गई। दोनों भाभियाँ उसे दिन भर काम में लगाए रखती, ना खाना खाने से ढंग से और ना कपड़ा पहने ढंग से। माता पिता का दिल भी दौड़ता, लेकिन दोनों ही मजबूर थे। अब जवान बहन के लिए तो लोग कहेंगे ही, इसलिए उसकी शादी करना भी उन लोगों की मजबूरी थी। नहीं तो मुफ्त के नौकरानी किसे बुरी लगती है। पैसों का रोना रोकर सामूहिक सम्मेलन में उसका विवाह कर दिया गया। यहाँ तक कि लड़का भी अपनी बराबरी देखने के तजुर्बे में ना उठाई। सुरेखा से 10 साल बड़े लड़के से उसकी शादी कर दी। ऐसा नहीं था कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल गिर चुकी थी। बड़ा भाई जहाँ पिताजी के जमे जमाए व्यापार को संभाल रहा था, वहीं छोटा भाई खुद एक एडवोकेट था। पर ऐसा भी बहुत परिवारों के लिए, माता पिता और बहन के लिए नहीं। सुरेखा की शादी के बाद घर में वापस नौकर लगा दिए गए, लेकिन सुरेखा की किस्मत अच्छी थी। माना कि पवन गरीब उम्र में बड़ा और कम पढ़ा लिखा ही सही, पर स्वभाव का काफ़ी अच्छा था। वह सुरेखा को पूरा सम्मान दिया करता था। उसके ससुराल में भी उसका काफ़ी मान सम्मान था। गरीबी में ही सही पवन ने उसका ग्रेजुएशन ओपन कॉलेज से करवा दिया। अब वह ट्यूशन पढ़ाकर दमन का पाठ देती, अपनी बेटी को कम में ही
सही, लेकिन संतुष्ट देखकर माता पिता भी बड़ी खुशी थे कि जब भी वह मायके आती तो अपनी बेटी को रात अपने बेटे बहू का व्यवहार देखकर उन्हें दुख भी होता, लेकिन सुरेखा कभी कुछ ना कहती। उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वह अपने परिवार में खुश थी। इतना तो राम स्वरूप जी जानते थे कि मरने के बाद बेटी का मायका खत्म है। जो अभी ही नहीं पूछते वो बाद में क्या पूछेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि उनके मरने से पहले बेटी को उसका हिस्सा मिल जाए, क्योंकि वो अपने बेटे बहुओं की नीयत अच्छी तरह से जानते थे। पर ऐसा हो ना सका, इसलिए राम स्वरूप जी खुद अपनी बेटी को कहकर गए थे कि बिटिया मेरे मरने के बाद अपना हिस्सा ज़रूर ले लेना, और जहाँ तक हो सके अपनी माँ को इनके पास कभी मत छोड़ना, वरना ये लोग इसे वक्त से पहले ही मार देंगे। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। देखो सुरेखा, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो फिर अपना मायका भूल जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह क्या कह रहे हो भैया आप? सुरेखा बड़ी खड़ी होकर बोलती है। अरे सही तो कह रहे हैं, मायका चाहिए तो हिस्सा छोड़ दो। क्या अपने हिस्से के लिए मायका छोड़ देगी? कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? उसमें क्या हमारा खर्चा नहीं होगा? अब की बार बड़ी भाभी ने कहा, माफ़ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात। अब सुरेखा ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा, हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इनमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभियों के सामने हो गई, यही तुम्हारे संस्कार है? छोटे भाई ने कहा, भैया संस्कारों की बातें तो आप लोग मत ही कीजिए। पापा को लकवा हुआ था, उसके बाद इस घर में क्या क्या हुआ वो हम सबको अच्छे से पता है। आप एक एडवोकेट होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। आपको पता है ना कि बेटी का भी पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। सुरेखा ने पलटकर छोटे भाई को भी जवाब दिया, हाँ होता है, कानूनन अधिकार दिया गया है। लेकिन कहते कहते छोटा भाई भी रुक गया। लेकिन क्या? जो भी है साफ साफ कहिए, सुरेखा ने दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग जवाब देते, भाभी बीच में बोल पड़ी, अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं, मैं बताती हूँ तुम्हें हिस्सा देकर क्या करें? या हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग। यहाँ माँ हमारे साथ रहती हैं, इनका खर्चा पानी अलग, तो क्या सारा खर्चा हम ही करेंगे? हिस्सा अपने नाम करना चाहती हो और जिम्मेदारी का क्या? बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने, आज तक बर्दाश्त ही करती रही, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो वो भरने की ज़रूरत नहीं है। बिना भात के ही मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी। वैसे भी अगर कभी सम्मान दिया होता तो शायद मैं यह सब छोड़ देती, पर नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट में आपके खिलाफ खड़ा क्यों ना होना पड़े। और रही बात माँ की, तो फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊँगी। हिस्सा बराबर का ले रही हूँ तो जिम्मेदारी भी बराबर लूँगी। आज तक कुछ ना बोलने वाली सुरेखा का इस तरह रुख देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो आपको समझ में आ चुका था कि सुरेखा अब चुप रहने वाली नहीं। तभी बड़ी भाभी ने दूसरा पासा फेंका। माँ की तरफ देखते हुए वो बोली, माँ जी आप ही समझाइए इसे, आप इसके ससुराल में रहती हुई अच्छी लगेंगी क्या? अरे जो सेवा बहू कर सकती है वो दामाद नहीं करेगा। उसके बाद सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, सेवा? वो क्या होता है बहू? तुमने कब मेरी सेवा की? तुमसे ज़्यादा मान सम्मान तो मुझे पवन जी ने दिया है। तुम दोनों ने तो कभी प्यार के मीठे बोल तक नहीं बोले, हमेशा तुम्हारी तरफ से दुत्कार ही मिली है। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी दामाद के साथ रहने को तैयार हूँ। माँ की बात के आगे भाभी भी कुछ कह ना पाई। तभी सुरेखा बोली, भाभी पवन जी ने साफ कहा, जो मेरा फैसला है वो उन्हें मंजूर है। अब चाहे प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ दूँ चाहे लूँ, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। पर माँ को उन्होंने साथ ले जाने को ही कहा। अब आपका जो भी फैसला हो बता दीजिए, मैं माँ को लेकर जा रही हूँ। कहते हुए सुरेखा ने माँ का सामान पैक किया और वहाँ से माँ को लेकर रवाना हो गई। इतने में तो भाई भी जानते थे
कि अगर सुरेखा ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा बराबर का ही मिलेगा। इसलिए कुछ दिनों बाद काफ़ी मनमुटाव के बाद सुरेखा को उसका हिस्सा दे दिया गया। पर उसके बाद सुरेखा के लिए मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ऐसा मायका होना भी